तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं अब यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, यहीं से मैं वापस जाऊँगा क्योंकि मौसम ख़राब होता जा रहा है और आज स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है रात में और कोई स्पॉट भी नहीं है हमें कैंप पिच करूँ। यहाँ पर हर तरफ से स्नो ही है, स्नो के ऊपर कैंप पिच करना पड़ेगा। हाय, आई एम अभिलाष। वीडियो का टाइटल देखकर आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं जा रहा हूँ ब्यास कुंड ट्रैक पर। अब मेरा ये सफ़र शुरू होता है दिल्ली से ओवरनाइट बस जर्नी करके मैं पहुँच जाता हूँ मनाली से कुछ ही दूर एक जगह है धुंडी, बस वहीं से ब्यास कुंड का ट्रैक शुरू होता है। ब्यास कुंड ही सोर्स है मनाली में बहने वाली ब्यास रिवर का, वही नदी जो मनाली के बीच से बहकर गुजरती है। अब मनाली से धुंडी तक पहुँचने के दो तरीके हैं, या तो आप टैक्सी ले लो या फिर मेरी तरह एक लोकल बस ले लो जो किलोंग या सिस्सू की तरफ जा रही हो। अभी मैं हूँ धुंडी में और आज मैं जा रहा हूँ ब्यास कुंड ट्रैक पर। धुंडी मनाली से कुछ 20 किलोमीटर आगे है। मनाली से सिस्सू के लिए एक बस जाती है मॉर्निंग में 9:30, उसी बस में मैं यहाँ आया हूँ। बस का फेयर था 50 रुपये। अब यहाँ से आगे का ट्रैक शुरू करना है। अभी तक तो मुझे कोई जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, पर देखते हैं कैसा रहता है, क्या होता है। अब थोड़ा सा ट्रैक के बारे में भी बता देता हूँ। ब्यास कुंड ट्रैक एक बिगनर फ्रेंडली ट्रैक है, मतलब अगर आप फिजिकली थोड़े एक्टिव हो तो ईजिली कर सकते हो। इसका टोटल डिस्टेंस लगभग 18-20 किलोमीटर है और यूजुअली लोग इसे 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। ट्रैक का मैक्सिमम एल्टीट्यूड अराउंड 12,700 फीट है, यानी लगभग 3800 मीटर। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ट्रैक ग्रेजुअली ऊपर जाता है, तो एल्टीट्यूड गेन करना भी थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन हाँ, अब ये हिमालयाज़ है तो यहाँ वेदर कभी भी बदल सकता है। कब धूप हो, कब बारिश शुरू हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ आने से पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कुछ देर हाइक करने के बाद मुझे कुछ कैंप्स नज़र आए और वहाँ मौजूद कुछ लोकल से बात करने पर पता चला कि यह पलचन कैंप साइट है। मेरा मानना है कि पहाड़ों के लोग बहुत ही वेलकमिंग होते हैं। जब मैं उन लोगों के पास जाकर बैठा, उन्होंने बिना किसी झिझक के तुरंत ही मुझे चाय ऑफ़र की। अब चाय के लिए कौन मना करने वाला था। थोड़ी देर उनके साथ बैठकर गर्म चाय के साथ थकान दूर की और फिर निकल पड़ा वापस मैं अपनी मंजिल की तरफ। क्या ट्रैवल करने का सबसे सही पार्ट यही होता है, हर मोड़ पर कोई नया इंसान, कोई नई कहानी मिल जाती है। उस टाइम तो ये सब रैंडम लगता है, बट बाद में वही मोमेंट सबसे ज़्यादा याद आते हैं। अब तक जो बर्फ़ से ढके पहाड़ सिर्फ दूर से ही दिख रहे थे, अब मैं उनके काफ़ी करीब आ चुका था और देखते ही देखते मैं बर्फ़ के ऊपर हाइक कर रहा था। क्या जगह है यार ये। मतलब अभी जब मैं आ रहा था
तो ये छोटी सी पहाड़ी है यहाँ पर एक, उसके मैं बैक साइड था, उस तरफ था। तो ये पीछे वाले पहाड़ कुछ नज़र नहीं आ रहे थे, पर जैसे ही मैं घूम के इस तरफ आया और मैंने इनका व्यू देखा, भाई सच में एक अलग ही दुनिया है यार ये। मतलब मेरे को 15 मिनट हो गए यहाँ बैठे बैठे ही देखते हुए, और बस मैं देखे ही जा रहा हूँ। मतलब जिस तरफ भी देखो उस तरफ ही इतनी खूबसूरती है। पर जैसा कहते हैं ना, हर चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं चलती। थोड़ी देर पहले तक धूप थी, मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अब हवा तेज़ होने लगी थी और बादल भी घिरने लगे थे। एक ग्रुप जो ऊपर से आ रहा था, उन्होंने बताया कि ऊपर मौसम और भी ज़्यादा ख़राब है, लेक भी कम्प्लीटली फ्रोज़न है और स्नोफॉल भी हो सकता है। उस वक्त मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था, ना कोई दूसरा ट्रैकर और ना ही आगे कोई दूसरी कैंप साइट थी। बकरथाच पहुँच गया था, हार्डली 15-20 मिनट का रह गया बस बकरथाच, लेकिन अब पीछे मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है। और अभी कुछ लोग ऊपर से आ रहे थे ब्यास कुंड से, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ऊपर लेक भी फ्रोज़न है। तो मैंने अब डिसाइड किया कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, यहीं से मैं वापस जाऊँगा, क्योंकि मौसम ख़राब होता जा रहा है और आज स्नोफॉल भी एक्सपेक्टेड है रात में। और कोई स्पॉट भी नहीं है हमें कैंप पिच करूँ यहाँ पर, हर तरफ सिर्फ स्नो ही है, स्नो के ऊपर कैंप पिच करना पड़ेगा। और लेक भी फ्रोज़न है, तो आई थिंक अभी तो ये करना ठीक नहीं रहेगा, मे बी नेक्स्ट टाइम। फिलहाल मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ नीचे। वापस आकर पलचन कैंप साइट के पास ही एक पानी का सोर्स मिला, वहीं रात बिताने के लिए मैंने अपना कैंप पिच किया। ये ट्रैक जो मैं 3 दिन में करने वाला था, वो अब 1 दिन में ही ख़त्म हो गया। थोड़ा सा उदास ज़रूर लगा, लेकिन शायद वही सही डिसीज़न था।